तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, हम कंप्यूटर का आपको एक इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। वर्तमान समय में प्रयुक्त कंप्यूटर प्रणालियां इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित मशीनों से मिलकर बनी है। जो इस समय जो है वो क्या है, वो अब के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ चुके हैं, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। अगर हम 3000 वर्ष पहले चले जाएं तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का कोई नामो निशान नहीं था। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो निर्देशों पर कार्य करती है। यह मानव मस्तिष्क की तरह स्वयं कार्य करने की क्षमता नहीं रखती। इसे जितने निर्देश दिए जाते हैं उतना ही कार्य करती है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो जो भी हम कोई कमांड देते हैं तो उसके ऊपर यह कार्य करती है। जो भी हम कमांड देते हैं उसके ऊपर यह कार्य करती है। यह जैसे एक मनुष्य का एक मस्तिष्क होता है ना, क्या करता है कि वो मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो हमारा स्वयं अपने आप हम सोचने विचारने की क्षमता रखता है, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के अंदर जितना हम इनपुट डालेंगे उसका ही आउटपुट आने वाला है, उससे अधिक कुछ नहीं। ठीक, तो यह उतना ही कार्य करता है जितना हम इसको जो कमांड देंगे वही कार्य करेगा, उससे अधिक एक आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इसके बाद भी यह मानव जाति के कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका निभा रहा। कंप्यूटर का हमने एक परिचय यहाँ पर देखा, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इसकी अगर हम पहली विशेषता की बात करें, अगर स्पीड की हम बात करें कंप्यूटर की, तो सबसे पहली विशेषता क्या है? कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड सबसे बड़ी विशेषता है। कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट डिवाइस है। ये कुछ ही सेकंडों में कई लाख साधारण कैलकुलेशन को कर सकता है। मतलब कुछ ही सेकंडों में जितना मर्जी बड़ा डाटा हो उसको सेकंडों में कैलकुलेट करता है। यह कंप्यूटर की स्पीड को मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में मापा जा सकता है। अगर हम बात करें रेलवे या हवाई जहाज का, अगर आपने क्या करना है, रेलवे या हवाई जहाज का आपने भाई टिकट रिजर्व करवाना है, ठीक है, तो आप किसकी सहायता से? आप कंप्यूटर की सहायता से फटाफट इसका रिजर्व टिकट करवा सकते हैं। अगर आपको बैंक की बैलेंस की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आपने देखा होगा आपको ना एक इंक्वायरी के लिए टोल फ्री नंबर मिलता है, आप उस पर कॉल करते हो, कॉल आपकी डिस्कनेक्ट होती है, उसके बाद आपका मैसेज आ जाता है और आपको उसका बैलेंस पता चल जाता है अपने अकाउंट का। मौसम से संबंधित सभी भविष्यवाणी कंप्यूटर की स्पीड की वजह से ही संभव हो पाया है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से ही ये संभव है। हम पहले से ही मौसम का हाल बता देते हैं, हम बता पाते हैं कि भाई अब कब बारिश होने वाली है। अब इसका जो बेनिफिट है हमारे किसान भी ले रहे हैं। किसानों को पता चल जाता है कि भाई 2 दिनों के बाद ना बारिश होने वाली है, उनकी फसल अगर बाहर है तो उसको अंदर कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर हम बात करें कंप्यूटर की एक्यूरेसी की, कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा होती है। यह अपना काम बिना किसी गलती से करता है। इसकी एक्यूरेसी 100% होती है। अगर हम इसके अशुद्ध परिणाम, यानी अगर आप कहते हो भाई मेरी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेट नहीं आई, तो वह क्या हो सकता है? वह या तो कंप्यूटर की मशीन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, या जो उसको यूज कर रहा है वो कमांड गलत दे रहा है। दो बातें, या तो मशीन में गड़बड़ है या यूजर जो यूज कर रहा है उसकी गड़बड़ है। हो सकता है कि गलत प्रोग्राम हो गया हो, डाटा गलत हमने इनपुट कर दिया हो, उसकी वजह से इनप्रियोरिटी आ सकती है। आपके डाटा है उसके अंदर इनप्रियोरिटी आती है कि आपने उसको गलत कमांड दी है। अदरवाइज कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो होती है वो 100%, यानी कंप्यूटर मशीन है, वो गलत कर नहीं करता। और फीचर क्या है? तीसरी इसकी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की स्टोरेज करने की इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि एक मनुष्य जो है अपनी दिमाग के अंदर इतनी सारी बातों को स्टोर नहीं कर सकता। कंप्यूटर डाटा कितना आप अपने दिमाग में कितना स्टोर कर लोगे? आप अपने दिमाग में इतना दिनों तक, और कंप्यूटर का क्या है, आप 1 साल के बाद भी कोई कमांड दे करके अगर कुछ सर्च करोगे ना तो एकदम से डाटा उठा करके निकाल के दे देगा आपको कि ये जी है जी।
आपने मुझे ये दिया था और ये इसका आंसर है। बट ये चीज अगर हम अपने मनुष्य की, अगर हम माइंड की बात करें, तो वो इस प्रकार से इतना स्टोरेज नहीं रख सकता। इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर एक डाटा की स्टोरेज क्षमता जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को कम जगह में स्टोरेज कर सकता है। यह सभी प्रकार के डाटा, चाहे तो पिक्चर है, चाहे कोई प्रोग्राम है, चाहे गेम है, चाहे वॉइस है, कई वर्षों तक इसके अंदर बगैर किसी परेशानी के, ना कोई सड़ता है ना गलता है, कुछ नहीं होता है। आपका डाटा जैसा आपने रखा था वैसा का वैसा आपको एज इट इज मिलता है। और अगर हम बात करें उपयोग, देखो उसके बाद आप अपने उपयोग में सूचना कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। आप उसके अंदर से जो भी निकालना चाहते हो, आप कुछ ही सेकंड में उसके अंदर से सर्च करके निकाल सकते हो, आप उपयोग में ला सकते हो। इसके अलावा यदि आपको प्रोसेसिंग हेतु डाटा कंप्यूटर की गति के अनुसार उपलब्ध ना हो तो उससे पहले जो स्टोर किया हुआ है वो भी निकाल सकते हो। तो और क्या है इसका ऑटोमेटिक, कंप्यूटर सारा का सारा काम लगभग इसका स्वचालित रहता है, ऑटोमेटिक रहता है। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर के लिए एक विशिष्ट अर्थ है, एक स्पेशल अर्थ है। ऑटोमेटिक के लिए क्या है, एक कंप्यूटर एक विशिष्ट, इसका शब्द यानी एक स्पेशल अर्थ है। कंप्यूटर एक स्वयं स्वचालित मशीन प्रोग्राम के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। स्वचालित का मतलब ये नहीं है कि ये अपने आप चलने लगता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमने प्रोग्राम किया होता है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर देता है, उसी के अनुसार ये कार्य करता है। यह एक बार यदि गलती रहित निर्देशन यानी इंस्ट्रक्शंस व डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में डाल दिया जाता है तो वह बिना किसी मनुष्य की सहायता से अपने आप ही कार्य करता रहता है। हमने मशीनों के अंदर डिजाइन देखे होंगे भाई, आपने जैसे कि सुना होगा टेक्सटाइल मशीन का, पानीपत में बहुत सारी है टेक्सटाइल मशीन। उनमें क्या होता है कि उनके अंदर पहले से डिजाइन को फीड कर दिया जाता है, उसके बाद उस डिजाइन के अकॉर्डिंग वो मशीन ऑटोमेटिक काम करती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो होती है उसकी मेमोरी के अंदर डालते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, ऑटोमेटिक करता है। और जब आप वांछित यानी एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त न हो, जैसे आपकी मार्कशीट बनाने के लिए यदि प्रत्येक स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्टों में परीक्षा दी है तो उसका टोटल निकालने के लिए पहले एक सब्जेक्ट के अंक लिखने के बाद, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, उसके बाद सिर्फ आपने ड्रैग बटन दबाना है, दूसरे सब्जेक्ट का अंक लिखा जाता है, आप एंटर प्रेस करेंगे। इसी प्रकार अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट से क्या क्या कर रहे हो, टोटल कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, एक स्टूडेंट का आपने टोटल किया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको एकदम से ड्रैग मारेंगे तो सभी के सभी, चाहे उसमें आपके 10,000 स्टूडेंटों का क्यों ना कैलकुलेट करना हो, फटाफट कर देगा। लेकिन यदि इसी कार्य को कंप्यूटर के द्वारा कराया जाए तो सिर्फ सभी सब्जेक्ट के नंबर कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए समय लगेगा, उसके बाद उसका टोटल करने में कोई समय नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें सक्षमता, सक्षमता मीन्स क्या होता है कि डिलीजेंस। कंप्यूटर की एक और बड़ी विशेषता क्या है, उसकी लगातार कार्य करने की क्षमता। भाई ये थकता नहीं है। एक इंसान है, अगर आप उसको 12 घंटे का काम दे दें तो वो थक करके बैठ जाता है, उसको लगता है यार बस बहुत हो गया, ठीक है। बट कंप्यूटर आपका 24 आवर काम कर सकता है और एक काम को बार बार कर सकता है, बोरिंग फील नहीं करता। भाई मनुष्य क्या है, एक बार अगर मैं बार बार एक ही चीज को बताऊंगा ना तो आप थोड़ी देर बाद लगता है यार अभी तो बताया था आपने मेरे को ये, आप फिर वही चीज बता रहे हो मेरे को, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर से आप जितनी मर्जी बार आप पूछेंगे तो वही के वही आंकड़े सारे के सारे बता देगा और अच्छे से कार्य करता है, उसमें कोई एरर नहीं देता, लंबे समय तक एक ही कार्य को करते हुए थकता नहीं है और लापरवाही भी नहीं बरतता, क्योंकि यह एक मशीन है। सार्वभौमिकता मीन्स वर्सेटिलिटी। क्या है, कंप्यूटर का महत्व बहुमुखी यानी वर्सेटाइल है। यह विभिन्न कार्य इसमें संग्रहित निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कार्य करता है।
यह वर्सेटाइल है, यानी जो इसके अंदर डाल दिया ये उसी के अनुसार बार बार उसी के ऊपर कार्य कर सकता है। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता वाले गुण के कारण बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। कंप्यूटर किसी भी यंत्र का नाम ना रखकर ऑटोमेटिक मशीन के ग्रुप का नाम हो गया है। कंप्यूटर को पहले गणितीय कार्यों को करने के लिए बनाया गया था। भाई किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कंप्यूटर जो बाद में जा करके, मतलब कहने का मतलब जो आज के टाइमिंग में जो हमने सोचा था, ऐसा पहले किसी ने नहीं सोचा था जो आज के टाइम में कंप्यूटर कर रहा है। सिर्फ ये सोचा था कि जो ये हम काम करते हैं ना, जो ये कैलकुलेशन का हमारा जो मैथ वाला काम है, वो क्या हो जाए, स्पीड से हो जाए, फास्ट हो जाए, सिर्फ इसके लिए बनाया गया था। अब तो कंप्यूटर के बगैर कुछ काम होता ही नहीं है। कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, यानी कॉल ऑफ द टाइम हो गया है। कंप्यूटर को पहले सिर्फ हमने मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के लिए बनाया था, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवहारिक कार्य के लिए उपयोग होने लगा। जैसे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगाकर हम सभी प्रकार की जानकारी अलग अलग डिजाइनों में प्रिंट किया जा सकता है। कंप्यूटर को फोन लाइन में जोड़ने से सारी दुनिया इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है हम देश विदेश की हम जान पाते हैं, ठीक है, अपनी हम दे पाते हैं और दूसरे की हम ले पाते हैं, आदान प्रदान किया जा सकता है। कंप्यूटर में कई अलग अलग प्रकार के गेम्स भी खेले जा सकते हैं। प्रत्येक ऑफिस की अगर हम बात करें तो वहां पर कंप्यूटर से काम होता है। बैंकिंग लाइन में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से किया जाता है। अगर हम रेलवे की बात करें तो सारा का सारा कंप्यूटराइज हो गया। मतलब किसी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कंप्यूटर नहीं है। यानी इसकी जो रिलायबिलिटी जो है ना, कंप्यूटर की स्टोर करने की क्षमता, एक्यूरेसी और याद रखने की शक्ति अधिक होती है। अर्थात कंप्यूटर में या कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी क्रियाएं विश्वसनीय होती हैं, रिलायबल होती हैं। तो कंप्यूटर में कंप्यूटर से जुड़ी सारी क्रियाएं कैसी हैं, रिलायबल हैं। हम ये समझते जो मशीन बोल रही है ये झूठ भी नहीं बोलती है, और ये कई वर्षों तक कार्य करते हुए थकती नहीं है। 10 वर्ष से अधिक समय के बाद भी ये अपनी मेमोरी से डाटा को बिना किसी परेशानी के तुरंत दे। और याद रखने की क्षमता, पावर ऑफ रिमेम्बर। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें करता है तथा सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है, वो भी कुछ समय के लिए। एक अगर हम मनुष्य की बात करें तो वो क्या करता है, वो एक दिन में इतनी सारी बातें कर लेता है, लेकिन वो याद क्या करता है, याद सिर्फ कुछ ही पॉइंटों को रखता है जो उसके साथ कुछ विशेष हुआ हो, उन बातों को याद रखता है, और वो भी फिर भूल जाता है। क्या, कैसे? या तो वो लिखे तो वो याद रख सकता है, लेकिन कंप्यूटर में जो हमने डाटा रख दिया वो द उम्र सेव रहता है। वो कुछ समय के लिए, तो जो भी कुछ समय के लिए, लेकिन कंप्यूटर सारी बातों को, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या ना हो, अपने में स्टोर करके रखता है तथा बाद में कभी भी किसी भी सूचना को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करवा देता है। जब भी हमें उस चीज की नीड होती है तो वो हमें क्या करता है, वो हमें उसी समय उसको उपलब्ध करवाता है, प्रोवाइड करता है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगर आप इस चार्ट को बड़े ध्यान से समझ ले तो इसमें वो सभी बातें यहाँ पर आ गई। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक तो उसकी स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज पावर, ऑटोमेटिक, सक्षमता, सार्वभौमिकता, विश्वसनीयता और याद रखने की क्षमता। यानी सारी की सारी इसके अंदर जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। हाँ, इस चीज का आप यहीं पर वीडियो को पॉज करें और इसका एक स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम, आप स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर की कुछ क्या है, लिमिटेशंस भी है। क्या? ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता की कमी। कंप्यूटर अपने दिमाग से कुछ नहीं करता, जो हमने उसका प्रोग्राम किया है वो उसके हिसाब से ही कार्य करता है।
यानी कंप्यूटर में दिए गए कार्यों को सिर्फ निर्देशों के अनुसार ही तीव्रता एवं शुद्धता से किया जा सकता है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान एवं बुद्धि की कमी होती है। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है, तो आप कहोगे सर 0 होता है। कंप्यूटर का खुद का आईक्यू लेवल 0 है। जब तक हम उसके अंदर प्रोग्राम्स जो हैं वो नहीं डालते, तब तक कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उसे सही सूचनाएं देना आवश्यक है। वह किसी भी छोटी से छोटी गलती को स्वतः सुधारने में असमर्थ है। एक मात्रा भी गड़बड़ है ना, तो वो हमें ही ठीक करनी पड़ेगी, कंप्यूटर खुद से उसको ठीक नहीं कर सकता। अनुभव, ज्ञान और चेतना, यानी कंप्यूटर मनुष्य की तरह अनुभव नहीं कर सकता, उसमें कोई चेतना का आभास नहीं होता। मनुष्य अपने स्वयं ज्ञान और चेतना से कार्य कर सकता है, यानी सोचने विचारने की क्षमता नहीं है उसमें, उसका खुद का अनुभव कुछ नहीं है। भाई ऐसा नहीं है जैसे आप अब एक इंसान है, इंसान क्या करता है, सोच समझ के कार्य करता है। दूसरा जिस कार्य को करता है उसका उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है। बट कंप्यूटर का कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको जितनी मर्जी बार कार्य करवा ले, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, और ना ही वो सोच विचार करके खुद के सोच और विचार करके कार्य नहीं कर सकता, फैसले नहीं ले सकता। कंप्यूटर अपने आप में कोई फैसला नहीं ले सकता, ना ही अपने आप किसी सूचना को दे सकता है। मानव के समान अप्रत्याशित परिस्थितियों में विकल्प कंप्यूटर नहीं निकाल सकता। भाई कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या करना है, कंप्यूटर मैं कहता हूँ सिलेक्ट कर ले। अगर मान लो मैंने सिलेक्ट नहीं किया और मैं कोई कमांड चलाता हूँ, तो उसके ऊपर कोई कमांड, किसी भी कमांड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया। उसको ये नहीं मालूम कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूं तो ये कमांड चल जाएगी, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम स्टेप्स की बात करें, यानी स्टेप्स का पालन करने की प्रक्रिया, कंप्यूटर किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिमित संख्या के पदों यानी स्टेप का पालन नहीं करते। प्रत्येक स्टेप स्पष्ट होने चाहिए। सभी स्टेप्स जो है वो स्टेप वाइज ही होनी चाहिए, यानी क्रमानुसार ही होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं इनपुट दिए बगैर मैं चाहूं कि भाई आउटपुट आ जाए, ऐसा कुछ। जब तक हम उस किसी चीज का इनपुट नहीं देंगे, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस नहीं करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं देगा। यानी ये जो कार्य करता है उसे स्टेप वाइज ही करता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर का क्रमिक विकास, यानी रिवॉल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास मैंने आपको बताया लगभग 3000 वर्ष पुराना है। वर्तमान समय में प्रयुक्त कंप्यूटर प्रणालियां इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित मशीनों से मिलकर बनी। अब जो कंप्यूटर की मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। पहले क्या था, सबसे पहले अगर मैं मशीन की बात करूं तो पहली मशीन का नाम है अबेकस। अबेकस जबकि चीन में एक गणना यंत्र यानी कैलकुलेशन मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ। यह एक यांत्रिक डिवाइस है, यानी मैकेनिकल डिवाइस। अबेकस क्या था, एक मैकेनिक डिवाइस था, और चीन में इसका जन्म हुआ था, और यह सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक है एडिंग मशीन। एडिंग मशीन क्या थी, सन 1642 में यानी 1642 में सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर यंत्र तैयार किया, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र तैयार किया गया। पास्कल नामक, पास्कल इसका नाम क्या था, पास्कल नामक इस गणना यंत्र को वेलेज पास्कल ने तैयार किया। जिसने तैयार किया उसका नाम क्या था, वेलेज पास्कल। इसके बाद सन 1973 में 1973 में जर्मनी गणितज्ञ मतलब मैथमेटिकल वह दार्शनिक गॉटफ्रेड वॉन लेब्निज ने पास्कल का नया रूप तैयार किया। मतलब उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर एक इंप्रूवमेंट कर दिया, उसमें एक सुधार करके, जिसे रैंगनिंग मशीन कहते हैं, रैंगनिंग मशीन। पास्कल
गणना यंत्र सिर्फ जोड़ने घटाने की क्रिया करने में सक्षम था, जबकि रैगनिंग मशीन जो आई थी ये जोड़ घटाने के अलावा गुणा और भाग, देखो जो पास्कल मशीन थी वो सिर्फ प्लस और माइनस कर सकती थी। रैंगनिक मशीन जिसके अंदर इंप्रूवमेंट करके जो बनाया गया वो मल्टीप्लाई भी कर सकता था और डिवाइड भी कर सकता था। ठीक है, जो रैंगनिक मशीन जो थी वो 1973 में जर्मनी के एक मैथमेटिकल व दार्शनिक ग्रांट फ्रेड वॉन लेवनीज ने पास्कल का विकसित रूप तैयार किया था, जिसे रैंगनिक मशीन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये मशीन थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आई वो डिफरेंस इंजन आया। डिफरेंस इंजन ये कब आया? ये 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नामक एक गणना यंत्र का आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने अपने डिफरेंस इंजन को विकसित करके सन 1833 में यानी 1833 में एक नई संस्करण विकसित किया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था। जो एनालिटिकल इंजन कैसा था? वो आपका ऐसा था। निर्देशों को ये क्या करता था? निर्देशों को यह स्टोरेज करता था। और चार्ल्स बेबेज ने इस एनालिटिकल इंजन ने कंप्यूटर विज्ञान के मूल सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी ये इसका बेस है। कंप्यूटर का बेस अगर हम बात करें तो वो हमारा जो डिफरेंस इंजन था ये कंप्यूटर का एक बेस था। इसीलिए फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। पंच कार्ड सन 1896 होले रिथ ने पंच कार्ड यंत्र बनाने की एक कंपनी स्थापित की। सन 1911 में यानी 1911 में इस कंपनी का अन्य कंपनियों के साथ मिलकर परिवर्तित किया, नाम कंप्यूटर टैबलेटिंग कंपनी हो गया। सन 1924 में इस कंपनी का नाम पुनः परिवर्तित होकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM हो गया। तो अगर मार्क आई एंड ए बी IBM के डॉक्टर हार्डवर्ड एकिन ने 1944 में एक मशीन को विकसित किया और इसका नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर रखा गया। बाद में इस मशीन का नाम मार्क आई रखा गया। यह विश्व का सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला कंप्यूटर था, यानी कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक की हम बात करें तो ये सबसे पहला था। सन 1945 में एटाना सॉफ्ट ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया जिसका नाम ABC रखा गया। ABC शब्द एटाना सॉफ्ट बैटरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। ABC पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ABC पहला था। इसमें नेक्स्ट जो आया हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशन। अगर हम कंप्यूटर की जनरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास को सन 1946 से अब तक 5 पीढ़ियों में यानी 5 जनरेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। प्रत्येक नई पीढ़ी की शुरुआत कंप्यूटर में प्रयुक्त नए प्रोसेसर, परिपथ और अन्य पुर्जों के आधार पर निर्धारित की जाती है। देखिए कंप्यूटर की वैसे अब तक बहुत सारी जनरेशन आ चुकी हैं, लेकिन अब जैसे कि जो जनरेशन चल रही है वो 13 चल रही है। 13-14 जनरेशन इस समय जो है वो आई हुई है। लेकिन अगर हम मेन जो जिनमें परिवर्तन हुआ है अगर हम मेन बात करें तो वो 5 जनरेशन। तो 5 जनरेशन में पहली जनरेशन थी वो 1946 से लेकर के 1955 तक थी। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो 1956 से लेकर के 1964 तक थी। ये द्वितीय हमारी सेकंड जो जनरेशन है। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो वो 1965 से लेकर के 1975 तक। और फोर्थ जनरेशन जो हमारी आई वो 1976 से लेकर के 1981 तक रही। और उसके बाद जो अब तक
हमारी 5वीं जनरेशन के अंदर ही जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमारी 5वीं जनरेशन के तहत ही किए जा रहे हैं। यानी 5वीं जनरेशन तक हमारा कंप्यूटर एक विकसित कंप्यूटर बन गया था। उसके बाद जो है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर करके इस समय जो हम लगभग 14 जनरेशन तक पहुंचे। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट पीढ़ी थी, वो 1946 से 1955 यानी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सन 1946 में अस्तित्व में आया, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ये इसका नाम था। इसका आविष्कार जेपी इकर्ट तथा ईडब्ल्यू मोसले ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें टर्बन जनीम का उपयोग किया जाता था। जैसे कि इसमें एक तो वैक्यूम ट्यूब थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब मतलब इसका मेन बात क्या था कि इसके अंदर एक तो वैक्यूम ट्यूब थी। उस समय उपलब्ध एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक ये कंप्यूटर था जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजैक्शन जो इसके अंदर ना छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते थे उनका यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजैक्शन। तो इस जनरेशन में एक तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, दूसरा इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनका यूज किया। इसमें जो नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें क्या था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर हम विशेषताएं बताएं, इसमें जैसे कौन कौन से कंप्यूटर थे, एक ENIC, ED, VAC, यूनिवैक आदि पीढ़ी के कंप्यूटर इसके अंदर आते थे। इसकी विशेषताएं ये थी कि ये उस समय सबसे तीव्र, बहुत ही स्पीड से चलने वाले यानी गणित की गणना करने वाले कंप्यूटर थे। गणक का मतलब होता है कंप्यूटर, संगणक का मतलब कंप्यूटर होता है, गणक का मतलब गणना करना होता है। यानी ये उस समय सबसे फास्ट कैलकुलेटर थे, सबसे फास्ट कैलकुलेट करने वाले थे। यह कंप्यूटर अपने समय के सबसे तेज गति से गणना उपकरण थे। यह गणनाएं मिली सेकंड में करने में सक्षम थे। इसमें प्राइमरी इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग होता था। यह मशीनरी भाषा में कार्य करते थे जहां सभी निर्देश कैसे डाटा 0 एवं 1 के रूप में निर्देशित थे। प्रथम पीढ़ी के जो पहली पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसके कुछ दोष थे, आकार में बहुत बड़े होते थे और यानी अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो ये थोड़े से कम होते थे, यानी अविश्वसनीय होते थे। तो उसके बाद से नेक्स्ट जो जनरेशन, इसमें एक तो वैक्यूम ट्यूब के उपयोग के कारण इनका भार अधिक होता था। इसे चलाने के लिए अधिक इलेक्ट्रिसिटी जो है अपनी वो अधिक ज्यादा मात्रा में यूज होती थी। इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती थी, यानी गर्मी इनसे ज्यादा उत्पन्न होती थी। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एयर कंडीशनर यूज करना पड़ता था। वैक्यूम ट्यूब जल जाने पर बार बार बदलना होता था। इस कंप्यूटर की आयु कम होती थी, लगातार रख रखाव आवश्यक था और हम कम भरोसेमंद होते थे। उनपे उस समय इन पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जाता। जो सेकंड पीढ़ी आई वो हमारी 1956 से लेकर के 1964 तक, ये हमारी सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य, अगर हम मतलब तार्किक पुर्जों यानी मेन लॉजिक एलिमेंट यानी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगाया जाने लगा, जैसा कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे विलियम सैंडकी ने सन 1947 में विकसित किया, यानी 1947 में इसे लेकर के आए थे कौन, विलियम सैंडकी। इसे ये जो हमारा है ये सेकंड पीढ़ी का है। सेकंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका क्या था, वो वैक्यूम ट्यूब
के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था और यह 1947 के अंदर आया था और इसको लाने वाले कौन थे? विलियम सैंडकी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो था ट्रांजिस्टर का कार्य वैक्यूम ट्यूब के समान था, लेकिन इसकी कार्य करने की गति अधिक थी। यह आकार में छोटा होता था और विश्वसनीय था। ट्रांजिस्टर लगातार विद्युत के संवहन से कम गर्म होते थे। भाई जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती थी तो ये कम गर्म होते थे और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कम ले रहे थे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम ले रहे थे। ट्रांजिस्टर जर्मनी सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना होता था। इस पीढ़ी में एक और बड़ा आविष्कार हुआ। कौन सा? मैग्नेटिक कोर, जो कि स्टोरेज के लिए उपयोग होता था। बहुत अधिक लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहां पर रैम का यूज होने लगा स्टोरेज के लिए और 100 केबी के लिए यह मैग्नेटिक कोर यूज होती थी। इस पीढ़ी में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का आविष्कार हुआ। द्वितीय पीढ़ी की इसकी विशेषताएं क्या थी? सेकेंड पीढ़ी की कि यह फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना यानी 10 टाइम इनकी स्पीड अधिक थी। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत छोटे होते थे। और यद्यपि पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा में जो गर्मी जो उत्सर्जन कम होती थी, यानी यह हवा की ठंडक आवश्यक थी, फिर भी इनमें जो है मतलब हवा आनी जानी चाहिए, ऐसा इस जगह पर इन्हें जो लगाया जाता था। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा इनमें बिजली जो है वो कम लगती थी, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होती थी। और क्या है भाई, जो फर्स्ट पीढ़ी के यानी हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते थे। ये हार्डवेयर रख रखाव में कम होते थे और जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा इनकी संग्रहण क्षमता अधिक होती थी, स्टोरेज पावर अधिक थी और यह विश्वसनीय होते थे और ये व्यवहारिक होते थे। तो ये इनकी विशेषताएं थी। सेकंड पीढ़ी के जो सेकंड जनरेशन है उसमें कुछ जो है उसकी लिमिटेशंस भी क्या है। एक तो हवा की ठंडक आवश्यक थी, भाई उनके लिए हमें एसी वगैरह रखना पड़ता था और नियमित रख रखाव की आवश्यकता होती थी और व्यवहारिक कार्य करने एवं अत्यंत महंगे होते थे, यानी यह बहुत ही महंगे कंप्यूटर थे। अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन जो हमारा 1965 से 1775 तक, इस जनरेशन का कार्यकाल 1965 से लेकर के 1975 तक का है। इस जनरेशन के कंप्यूटर मुख्य टेक्नोलॉजी के लिए ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटर सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। यानी देखिए, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, उसके बाद यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। कब? 1943 में जॉनसन्स यूएस डेवलप किया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में कंप्यूटर के ऑपरेटर को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थर्ड जनरेशन के अंदर आ चुका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा थर्ड पीढ़ी का जनरेशन था उसके अंदर इस जनरेशन के कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे कि साधारण टाइपिंग के लिए तैयार किया जाता था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर का आविष्कार किया। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, क्या है भाई? देखिए, जो थर्ड जनरेशन थी वो द्वितीय यानी सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थी। लगभग 1 मिलियन निर्देश प्रति सेकंड की गति से गणना करने में सक्षम। 1 मिलियन प्रति सेकंड, इतनी स्पीड हो गई थी। थर्ड जनरेशन की बात करें, यह द्वितीय यानी सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार में
देखिए आप ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट जनरेशन थी वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे, सेकंड उससे कम आई, थर्ड उससे भी कम हो गई। अब अगर मैं इसमें क्या हो रहा है, साइज पर फर्क पड़ रहा है, ध्यान दीजिए आप, छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, अतः कम स्थान घेरते थे। यद्यपि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटरों की अपेक्षा यह क्या था, ये गर्मी अधिक उत्पन्न कर रहे थे, ठीक है ना, और फिर भी इन्हें आवश्यकता किसकी पड़ती थी, ठंडक की आवश्यकता होती थी। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत कम लेते थे, और द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा ये विश्वसनीय थे, और हार्डवेयर के रखरखाव में खर्च कम हो गया। ये हमारा थर्ड जनरेशन के अंदर हुआ था। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या था, 6 नंबर पे, जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा इनकी जो स्टोरेज क्षमता थी तीव्र थी, यानी अधिक थी, और स्पीड से थी। यह पूर्णतः व्यवहारिक उपयोग मशीन होती थी, इसमें वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दोनों तरह के कार्य जो है वो किए जा सकते थे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को कई उपयोगकर्ता एक साथ ही उपयोग कर सकते थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की लिमिटेशंस क्या थी, कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर स्थितियों में हवा की ठंडक आवश्यक होती थी, और आईसी चिप निर्माण में उच्च स्तरीय तकनीक की आवश्यकता होती थी, यानी उन्हें हाई तकनीक की आवश्यकता होती थी, किसमें, थर्ड जनरेशन। उसके बाद आया हमारे पास फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा 1976 से लेकर के 1981 तक, जो हमारा मतलब अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन में, तो इसमें क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को कम से कम जगह में तैयार करने का प्रयास किया गया। इसके लिए आईसी का प्रयोग किया गया, जो आकार में छोटे तथा गति में तेज और सस्ते थे। देखिए, जो आईसी जब लगाई गई तो एक तो ये कम स्पेस लेते थे, स्पीड अधिक थी और सस्ते थे। इस प्रकार LSIC यानी लैस्टिक लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की आवश्यकता हुई। यहां पर आप इसको देख सकते हैं, ये प्रोसेसर था। अब एक ही सिलिकॉन पदार्थ से बनी चिप, जो उंगली के नाखून के आकार के बराबर होती थी, पर इनमें लाखों सर्किट होते थे। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं साइड में, इसमें लाखों सर्किट्स होते थे। तो इसका यानी ये प्रोसेसर का निर्माण हो गया था, ठीक है। इसमें अगर हम फोर्थ पीढ़ी के फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर की विशेषताएं बताएं, तो ये बहुत छोटे होते थे और अधिक इसमें रिलायबल होते थे, अधिक स्पीड होती थी, और यह जो इनसे गर्मी है वो कम उत्पन्न करते थे। एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर एसी की आवश्यकता नहीं थी। किस वाली पीढ़ी के अंदर, फोर्थ वाली। रख रखाव आसान था, सामान्य रूप से बहुत उपयोगी थे, और ये सस्ते होते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, चतुर्थी पीढ़ी के इसमें कुछ लिमिटेशंस क्या थी, कि LSI चिप को तैयार करने में जो उच्च यानी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती थी। कंप्यूटर की जो फिफ्थ जनरेशन थी, कंप्यूटर की जो फिफ्थ जनरेशन थी वो वर्तमान में अभी भी चल रही है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पैदा की जाती है। कंप्यूटर को सभी क्षेत्रों में कार्य कर सकने में योग्य बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अब रोबोट जो है उनका युग आ गया है, यानी रोबोट से सारे काम, अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहां पर जो एम्प्लॉय हैं वो भी रोबोट के रूप में कार्य करने लगे, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो चेंजेज आए हैं, तो इस फिफ्थ जनरेशन के अंदर कहने का मतलब हमारा कंप्यूटर एक विकसित रूप ले चुका है।